तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज आया हूँ फिरोज़ाबाद में, जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में ही। और यहाँ पर आज हम मिलने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा उन्नत और प्रगतिशील किसान से, जिनका नाम है सतीश राठौर जी, जो लगभग 7 से 8 वर्षों से इन सारी औषधि फसलों की खेती कर रहे हैं। और औषधि फसल के बारे में बहुत गंभीर रूप से या बहुत डिटेल में जानने के लिए उनसे अच्छा कोई भी और मुझे लगता नहीं है जो इसके बारे में बता सकता है। तो औषध फसलें में जैसे कि हम अश्वगंधा की बात करेंगे या फिर सर्पगंधा की बात करें, मूसली की बात कर लें, ये एक तरीके से ट्रेनर भी हैं जो बहुत सारे किसानों को, बहुत सारे लोगों को अभी तक ट्रेन भी कर चुके हैं। ये इनके पास आपको उच्चम क्वालिटी का जो है हर एक औषधि फसल का आपको बीज भी मिल जाएगा। और मैं आज बीज लेने के ही लिए आया हूं, साथ के साथ आप सभी लोगों को अश्वगंधा की खेती के बारे में एक डिटेल कन्वर्सेशन बताने वाला हूं। तो अब मिलते हैं सतीश जी से। ये है सतीश जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सतीश जी, सबसे पहले हमारे किसान दोस्तों को बताइए अपने बारे में थोड़ा। मेरा नाम सतीश चंद्र राठौर है। मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद का मूल रूप से रहने वाला हूं और पिछले 7-8 वर्षों से औषधि फसलों पर काम करता हूं, जिनमें सफ़ेद मूसली है, अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, शतावर है, अकरकरा है, काली हल्दी है, तुलसी है, कालमेघ है। ये इसी प्रकार की सारी औषधियों की खेती में करता हूँ। सतीश जी, सबसे पहले क्या समस्या होती है कि जब भी कोई नया किसान है जो पारंपरिक खेती कर रहा है, जी। वो जब इन चीज़ों के बारे में जानता है तो उत्सुक तो बहुत हो जाता है, जी। क्योंकि हम YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन उनको सही ज्ञान नहीं होता है। तो क्या आप उन किसानों को कोई एक ट्रेनिंग देते हैं? जी हाँ, मैं एक ट्रेनर भी हूँ और मैं अपने पिछले कई वीडियो में बोल भी चुका हूँ और यूट्यूब पर आज ये मेरा कोई पहला वीडियो नहीं है। हाँ इससे जी। पहले भी मेरे लगभग 35 वीडियो यूट्यूब पर चलते हैं, अलग अलग चैनल्स पर पड़े हुए हैं। तो मैं हर चैनल में बोल भी देता हूँ, भाई जिन किसानों को काम सीखना है, जिनको नहीं आता है, आप मेरे पास आइए, मैं आपको काम सिखाऊँगा, समझाऊँगा। और परंपरागत खेती को छोड़ के आप औषधि खेती में आइए। औषधि खेती में बहुत अच्छा मुनाफा भी है, उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं रहता, नफ़ा नुकसान के चांस बहुत कम रहते हैं। तो अब किसान जागरूक है नहीं है, होता है नहीं होता है, ये उसकी सोच है। मैं तो हर वीडियो में किसान को जागरूक करने की पूरी भरकस कोशिश करता हूँ और मेरे पास अब तक लगभग 100 से 150 लोग ट्रेनिंग लेके जा भी चुके हैं, जिसमें अच्छा, पंजाब अच्छा, से, अच्छा। हरियाणा से, गुजरात से, कर्नाटक से भी और इंडिया के जो लगभग सभी स्टेट से लगभग लोग आ चुके हैं और आगे आने वाले भी हैं। कई बहुत लोगों के अच्छी बात। अपॉइंटमेंट हैं मेरे पास अभी और आने वाले हैं आगे। अच्छा, अच्छा। जी। बहुत अच्छी बात है सर। तो आज हम जो है अश्वगंधा पर बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं खुद अश्वगंधा की खेती शुरू करने वाला हूं और उसी के संदर्भ में आज सतीश जी से मिलने आए हैं। तो अश्वगंधा की खेती के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सतीश जी ये बताइए कि अश्वगंधा की क्या डिमांड है और मतलब किस चीज़ में ज़्यादातर यूजफुल है? अश्वगंधा एक ऐसा औषधि पौधा है जो हम रोग होने पर भी और रोग न होने पर भी अच्छा। दोनों तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक औषधि भी है और औषधि के अलावा एक डाइट का पार्ट भी है। ओके। ऐसा नहीं है कि हम इसको दवाई के रूप में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बिना रोग बीमारी के आप प्रतिदिन अपनी डेली डाइट में अगर इसको यूज़ करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर भी है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ा देता है कि अगर हम रेगुलर अश्वगंधा यूज़ करते हैं तो छोटे मोटे रोग बीमारियां हमारे शरीर को कभी लगेंगे ही नहीं। बहुत बढ़िया बात है। अश्वगंधा का जो है, अगर हम एक उत्पादन की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस पर ज़्यादा फोकस रहते हैं, जी। तो अगर हम एक यूनिवर्सल जैसे बीघा की बात ना करते हुए एकड़ की बात करें, क्योंकि बीघा किसी के यहाँ छोटा होता है, किसी के यहाँ अलग होता है, तो हम एक यूनिवर्सल एक एकड़ की बात करने वाले हैं, जी सर। जो 43,560 स्क्वायर फीट का एक एकड़ होता है। तो आप लोग उसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन लगाइएगा। तो सतीश जी, एक एकड़ में अगर हम अश्वगंधा की खेती करते हैं तो न्यूनतम मतलब कम से कम कितनी हम जो है पैदावार कर सकते हैं और उससे कितनी कमाई कर सकते हैं? देखिए सर, न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम का कोई एक स्थायी मानक नहीं होता है। अच्छा। न्यूनतम तो किसान की ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट के हम्म। ऊपर डिपेंड करता है और किसान की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग क्लाइमेट होता है, अलग अलग मिट्टी होती है, मिट्टी का पीएच अलग अलग होता है, जी मिट्टी का जी। टेक्सचर अलग अलग होता है, पानी अलग अलग होता है हर जगह। कहीं खारा पानी है, कहीं मीठा पानी है, कहीं नहर का पानी है, कहीं समर का पानी, कहीं तालाब का पानी। तो इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। मैटर सारी चीज़ें करती हैं, केवल न्यूनतम का कोई हम स्थायी ऐसा नहीं बता सकते कि इतना ही होगा।
तो अभी हम एक मानक लेकर चलते हैं, जिस मानक में मान लीजिए आप खेती करते हैं, जैसे कि, तो अश्वगंधा के लिए सही मिट्टी क्या है? अश्वगंधा के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी तो बलुई दोमट मिट्टी होती है। अच्छा। और इसके अलावा ये काली मिट्टी में बहुत अच्छा उत्पादन देती है, लाल मिट्टी में भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है। लेकिन काली मिट्टी में जो मोटे रेशे की मिट्टी होती है वो मिट्टी काली होनी चाहिए, जो चिकनी मिट्टी वाली काली होती है वो नहीं होनी चाहिए। मतलब पानी का भराव नहीं होना हाँ चाहिए। हाँ, पानी को स्टोर करने की जो क्षमता है मिट्टी की बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। मिट्टी चिकनी नहीं होनी चाहिए, हार्ड वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी हो और पोरस मिट्टी, जो इसको हल्की मिट्टी कहते हैं, वो मिट्टी होनी चाहिए। पानी को सोख भी ले और पानी को बहुत जल्दी छोड़ भी दे। मतलब ये कह सकते हैं कि अश्वगंधा एक बहुत कम पानी हाँ, कम लेने वाली पानी एक की ही फसल है। फसल है, इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ, मिट्टी इसके लिए थोड़ी हल्की और भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता रहती है। जो हार्ड मिट्टी होती है, जो कठोर मिट्टी होती है, उसमें इसको नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि सतीश जी बीज भी प्रोवाइड करते हैं। आप जब चाहें, जितना चाहें, आप इनसे कांटेक्ट करके, मोबाइल नंबर आपको सतीश जी का स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप बीज के बारे में जो है सतीश जी से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सतीश जी की, अश्वगंधा की खेती मतलब उसकी बुआई किस समय की जाती है? देखो सर जी, अश्वगंधा की बुआई का सबसे बढ़िया समय 15 सितंबर से 30-31 अक्टूबर तक का है। अच्छा अच्छा। वैसे कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में लोग इसको बरसात में भी, जुलाई में भी लगा लेते हैं। अच्छा लेकिन ये पूरे देश में लागू नहीं हो सकता, ये केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होती है ये बात जहाँ बारिश ना के बराबर होती है। अच्छा 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 अच्छा। यानी ये बारिश की फसल नहीं है, मूलतः ये रबी की फसल है और रबी में ही इसको ज़्यादातर 90% लोग लगाते हैं और लगाना भी चाहिए। मतलब जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो हमें कोशिश करना उत्तर चाहिए कि प्रदेश हम के लिए तो बरसात में सबसे, ना लगाएं। हाँ, उत्तर प्रदेश के लिए सूटेबल मौसम यही है, 15 सितंबर के बाद ही हम प्रयास करें। 15 सितंबर से पहले भूल कर भी अश्वगंधा की बुआई ना करें। अच्छा। सतीश जी, फिर सवाल आता है कि क्या इसके लिए कोई खास तैयारी करनी पड़ती खेत में? मतलब कि जैसे कोई अलग चीज है, जुताई, या कैसे, किस तरीके से खेत को तैयार करते हैं? नहीं, कोई खास तो नहीं, जैसे अन्य फसलों के लिए खेत को तैयार किया जाता है वैसे ही करना है। लेकिन इसमें एक विशेष बात का ध्यान रखना है, अगर हमारे खेत में खरपतवार बहुत ज़्यादा उगता है तो सबसे पहले 1-1.5 महीना पहले हमें खेत का खरपतवार ख़त्म करना है। अच्छा। अब खरपतवार कैसे ख़त्म करना है, उसके कई तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है, जैसे ही हमारी फसल, गेहूं की फसल है या कोई भी गर्मी वाली फसल ख़त्म होती है अप्रैल में, तो वो फसल कटने के बाद खेत को एकदम गहरी जुताई करके खुला छोड़ दो 1-2 अच्छा महीने के लिए। उसमें बड़े बड़े ढेले जब उपट जाते हैं और उसमें जब 2 महीने की सूरज की तेज़ रोशनी और हीट पड़ती है तो मिट्टी में खरपतवार 50% ख़त्म हो खत्म जाता हो है जाता है। और बैक्टीरिया फ्री हो जाती है, मिट्टी रिचार्ज भी हो जाती है। उसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है, सबसे बेस्ट और परफेक्ट तरीका है, हम एक हर्बिसाइड यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है मीरा 71। अच्छा मीरा 71 के नाम से एक हर्बिसाइड आता है, तो उसको बुआई से 1 महीने पहले हमको यूज़ करना है। खेत में पलेवा करके या पहले से अपने आप कोई बारिश हो गई हो तो खरपतवार जिस समय 3-4 पत्ते का हो गया हो उसी समय हम मीरा 71 उसी का टाइम प्रयोग करें। उसकी बीडिंग कर दें। हाँ, मीरा 71 का स्प्रे करके, तो मीरा 71 एक ऐसा हर्बिसाइड है जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होता है, यानी उस पर जिस किसी के ऊपर भी पड़ता है सबको ख़त्म करता है। अच्छा अच्छा। तो उसको सारे खरपतवारों को वो जड़ से ख़त्म कर देता मतलब वो है। तभी इस्तेमाल करना है जब सिर्फ खरपतवार है। हाँ, फसल के न होने पर, फसल लगाने के बाद नहीं करना है, फसल लगाने से 1-1.5 महीने पहले ही यूज करना है। जी। तो मीरा 71 लगाने के बाद हमारे खेत में खरपतवार लगभग 90% ख़त्म हो चुका होगा। उसके बाद ही इसकी हम बुआई करें, क्योंकि अश्वगंधा में फसल होने के बाद कोई हम हर्बिसाइड नहीं लगा सकते। एक तो ये औषधि फसल है, हाँ जी हाँ जी। हम लोग इसको एक दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर उसमें हम ज़्यादा हर्बिसाइड या ज़्यादा केमिकल डालेंगे तो उसके जो औषधि गुण हैं वो भी उसका कोई प्रभावित औचित्य होते नहीं हैं। रह जाएगा। हाँ, और दूसरी बात यह है कि एक बहुत ही सेंसिटिव पौधा है, तो किसी भी हर्बिसाइड का यूज़ करने पर हमारी फसल समूल नष्ट भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है। अच्छा अच्छा। जी। तो जैसे कि हमने खेत तैयार कर लिया, उसके बाद बीज की जब हम रुपाई करते हैं तो क्या खेत में हम क्या फ्लैट खेत में लगा सकते हैं, या हमें कैरी बनानी होती है, या बेड बनाना होता है? देखिए सर जी, इसके लिए बेड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अश्वगंधा का बीज बहुत बारीक बीज होता है, बेड के हाँ। ऊपर नहीं लगा सकते। इसकी कोई आज तक ऐसी मशीन भी नहीं बनी है जो इसकी बुआई कर सके। तो इसके लिए प्लेन क्यारी में ही सबसे बढ़िया तरीका है। वो एक अलग बात है, आपके पास सिंचाई का साधन क्या है, ड्रिप है, ठीक है। स्प्रिंकलर है या फ्लड से देते हैं आप। 3 तरीके होते हैं पानी देने के। तो जिन लोगों के पास ड्रिप का साधन है
या स्प्रिंकलर का साधन है उनको तो क्यारियाँ नहीं बनानी है, और जो लोग खुला पानी देते हैं मतलब फ्लड से सिंचाई करते हैं उनके लिए क्यारियाँ बनाना, और पानी का जो एक नाली होती है इसको हम लोग बरा कहते हैं, वो पहले से बना के बिल्कुल तैयार करके उसके बाद ही बीज को खेत में छिड़का जाता है, और तो छिड़काव विधि से इसकी बुआई होती है। बिल्कुल सही है। तो जैसे हम अगर बीज पे एक बार नजर डालें जी। तो बहुत ही बारीक बीज है इसका। हाँ, ये हाँ। अश्वगंधा का बीज है। ये अश्वगंधा का बिल्कुल ओरिजिनल बीज है। और ये क्या आप ये भी बता सकते हैं कि किस वैरायटी का है, क्योंकि इसमें कुछ वैरायटी भी होती हाँ होंगी हाँ बीज। बिल्कुल, ये सिमपुष्टि का वैरायटी का बीज है। अच्छा, और मैं ये बिल्कुल एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के समय में सिमपुष्टि से बढ़िया कोई वैरायटी नहीं है। अच्छा। और अब मैं आपको सिमपुष्टि बीज की पहचान भी बता देता हूँ। हाँ। जैसे आप ये बीज देख रहे हैं, सिमपुष्टि बीज की आज पहचान भी मैं आपको ओपन कर देता हूँ, क्योंकि लोग नहीं जानते कि बीज सिमपुष्टि का है या नहीं है। जी बताइए। तो ये बीज देख लीजिए, इस हर बीज के ऊपर आपको एक दिल का आकार दिखाई देगा। जी। देखिए है, हाँ जी। बिल्कुल दिल जैसा बना होगा। जो सिमपुष्टि का बीज होगा उस बीज के ऊपर दिल का आकार होगा, और जो देसी का या अन्य किसी वैरायटी का होगा वो बिल्कुल एक राउंड फिगर में बीज होगा, इस तरीके से एक गोलाकार इस जी। तरीके से अच्छा होगा। अच्छा अच्छा। और इसका बीज ये देखिए दिल के रूप में है। जी। तो यही एक सिमपुष्टि बीज की सबसे बड़ी पहचान है, जो आज तक शायद यूट्यूब के इतिहास में किसी किसान ने, किसी एक्सपर्ट ने नहीं बताई होगी, ना दिखाई होगी। जी। ये हम इसी इतनी बड़ी जो है जानकारी जो है इसीलिए आपके पास आए हैं, जी सर। जिससे कि हमें बिल्कुल संपूर्ण और डिटेल में जानकारी मिल पाए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से संपर्क करने की कोशिश भी की इससे पहले, जी। बट जब मैंने आपसे बात की तब जाके मुझे लगा कि शायद यही सबसे उच्चतम जो है किसान है जिनसे बात करनी चाहिए डिटेल में। अच्छा। तो अच्छा, हमने खेत की तैयारी कर ली। क्या खेत की तैयारी करने के टाइम उसमें कोई खाद देना है हमें, या कोई फर्टिलाइजर, या हाँ किस हाँ तरीके से? बिल्कुल देना होता है। देखो सबसे बढ़िया तो ये है कि हम ऑर्गेनिक पर जाएं। अपने जी। खेत के अंदर सबसे बढ़िया देसी गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, या जो मुर्गी की मीट होती है वो अच्छा, बहुत अच्छा काम करती है। कहने का मतलब रासायनिक की बजाय हम ऑर्गेनिक खेत को अपना मटेरियल दें। हाँ। और ये अश्वगंधा एक ऐसी फसल है, ये देसी गोबर की खाद को बहुत ज़्यादा मानती है। तो जैसे कि जो हमें जो खाद मिलानी है, जैसे आपने बताया कि गोबर की खाद जो है इसमें हाँ। वो सबसे ज्यादा कारगर है। जी सर। तो वो खेत की जब हम जुताई करते हैं तभी उसमें जो हाँ, है जुताई डलवा के के। समय ही, जुताई से पहले पूरे खेत में अच्छी तरह से फैला के उसको 3-4 बार गहरी जुताई करें खेत में, जो कि मिट्टी में खाद अच्छी तरीके से वो मतलब एक मिल जाएगी उसको। लास्ट में रोटावेटर जब हम लगाएंगे तो रोटावेटर मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से फेंट के एकदम मिक्स कर देता है, तो मिट्टी में हर जगह बराबर मात्रा में खाद फैलती है। अच्छा जी। तो वैसे आपके हिसाब से, मतलब आप इतने साल से कर रहे हैं खेती, तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा आइडिया होगा कि अगर हम 1 एकड़ में बात करें तो लगभग कितना बीज जो है 1 एकड़ में हमें जरूरत पड़ती है? अश्वगंधा में 1 एकड़ में सिमपुष्टि जो वैरायटी है इसका बीज 7 किलो पर्याप्त है। 7 किलो। बाकी जो देसी वैरायटी हैं या जवाहर 120 है, जवाहर 134 है, तो उनका बीज 10 किलो भी लगता है, 12 किलो भी लगता है, क्योंकि उसमें भी जर्मिनेशन % बहुत कम रहती है। और सिमपुष्टि का बीज सबसे कम लगता है, जो 6 से 7 किलो सफिशेंट है। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि हम जब चीजें कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि साथ के साथ हम थोड़ा खर्चा भी ऐड करते हुए चलें। जी। तो वीडियो में लोगों को दिखता रहेगा कि अभी तक हम कितने खर्चे की बात कर रहे हैं। नहीं। तो जैसे कि हमने खेत की तैयारी करी, तो जी। 1 एकड़ खेत में जैसे ट्रैक्टर से हम किसी से करवाते हैं पूरी तैयारी, और 1 एकड़ खेत में कितना खाद लगेगी, तो लगभग खेत को तैयार करने में, मतलब बीज के बोने से पहले लगभग कितना खर्चा आ जाए? बीज से बोने से पहले तो ऐसे मान के चलिए, अब हमारे यहाँ जो रेट है 2000 की 2200 की एक ट्रॉली मिल जाती है देसी गोबर की खाद की। अच्छा ठीक है। और तो हमको 1 एकड़ खेत में 5 ट्रॉली उचित रहती हैं। 5 ट्रॉली आप डालिए, बस पर्याप्त है। तो मतलब 10 साढ़े 10 हजार रुपए हाँ, 10-11 हज़ार का आपका देसी गोबर का खाद पड़ गया, ठीक और है। करीब करीब वही आपका 2-3 हज़ार रुपये जुताई के खर्चे हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब 2-3 हजार रुपए जुताई के हो गए। हम 2500 मान लेते हैं। जी। और 7 किलो बीज जो है कोई आदमी लगाएगा 1 एकड़ में, तो समथिंग लगभग 5 हज़ार रुपये का सब। 5,000 के आसपास हमारा बीज हो गया। तो ये हो गया हमारा 10.5 और 2.5 के करीब 13, 5, 18,000 रुपए लगभग टोटल हमारा अभी तक लागत हो गई है। बस। और अब आती है बारी पानी की। जी। तो हमें पानी कब कब देना है, कितनी बार देना है, सबसे पहला पानी कब देना है? सबसे पहला पानी जिस दिन हम बीज की बुआई करते हैं, बिल्कुल सेम डे उसी समय तुरंत ही देना होता है। उसके बाद 7 दिन बाद इसमें दूसरी बार पानी और देना होता है। ठीक है। दूसरे पानी के बाद ही इसका जर्मिनेशन होता है, क्योंकि ठीक है। इसका जर्मिनेशन लेट होता है, 15 से 20 दिन लगते हैं अच्छा। जर्मिनेशन में। तो दूसरा पानी तुरंत भी लगाना है। उसके बाद
लगभग 4 या 5 पानी पूरी इसकी लाइफ सर्कल में लगते हैं। ठीक है जी। बीज को बोने के टाइम क्या बीज में कोई उपचार करना पड़ता है? जी हाँ, बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी कार्य है, क्योंकि बीज में क्या होता है कि जब हमारा बीज मिट्टी के अंदर जाता है तो उसमें मिट्टी में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, फंगस भी होता है। तो जब हम बीज को ट्रीटमेंट करके लगाएंगे, उपचारित करके लगाएंगे, तो हमारा बीज फंगस से है, कीड़े से है, चींटी है, दीमक है या जो सड़न है, तो उन चीज़ों से खराब हो सकता है। सुरक्षित रहता है। अगर हम बिना उपचारित किए हुए बीज को बोएंगे तो हमारा जो जर्मिनेशन रेट है वो और ज़्यादा गिर जाएगा। ठीक है, तो इसका उपचार किस तरीके से कर सकते हैं? क्या क्या इसका उपचार करने के लिए हमको कोई एक अच्छा फंगीसाइड लेना है। फंगीसाइड में जैसे एक यूपीएल कंपनी का साफ फंगीसाइड आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, एक क्रिस्टल कंपनी का वोविस्टीन आता है, एक एंडोफिल कंपनी का M45 आता है, एक थीरम आता है, और ऑर्गेनिक पे जाएँ तो ट्राइकोडर्मा आता है जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, विदाउट केमिकल के हैं। तो इनमें से कोई सा फंगीसाइड हम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से यूज कर सकते हैं। 1 किलो बीज पर हम 2 ग्राम फंगीसाइड को लगाते हैं, बीज को 2 किलोग्राम 2 ग्राम पर केजी। 2 ग्राम पर केजी, मतलब 1 किलो बीज के लिए 2 ग्राम फंगीसाइड। तो मतलब 15 ग्राम के आसपास आप 1 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं 7 किलो बीज के लिए। 7 किलो बीज के लिए हाँ 15 ग्राम के करीब फंगीसाइड हम उसमें मिला। उसकी क्या विधि है, थोड़ा शॉर्ट में बता उसकी विधि ये है, बीज को किसी हम प्लास्टिक के टब में पलट देते हैं, उसको थोड़ा सा हल्का सा पानी का छींटा मार के उसमें फंगीसाइड छिड़क के और हाथों से रगड़ के चारों तरफ से मिक्स करके तब तक रगड़ते हैं कि जो हमने जो फंगीसाइड जो डाली है दवा वो उसकी बीज की कोटिंग, हर बीज के ऊपर थोड़ी सी हल्की कोटिंग आ जानी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बस फिर वो बीज बोने के लिए तैयार, बस उपचारित हो गया वो बीज। हमारा कुछ टाइम रखना पड़ता है ऐसे कोटिंग करने के बाद? कोटिंग करने के बाद थोड़ा सा आधे घंटे के लिए थोड़ा पंखे के नीचे या कहीं खुली जगह पर थोड़ा फैला के डाल देते हैं, उसको थोड़ी हवा लग जाए, जो बीज की जो कोटिंग है वो सूख जाए, बीज से फिर छूटे नहीं। ठीक है, फिर मतलब छिड़काव विधि से हम छिड़काव विधि से पूरे खेत में ब्रॉडकास्ट कर देंगे, और ब्रॉडकास्ट करने के बाद हल्का किसी पंजी के सहायता से, कांटेदार पंजी होती है उसके, नहीं तो एक बबूल का झाड़ काट लेते हैं, उसको खेत में हल्का सा घुमा दिया। तो कहने का मतलब बीज मिट्टी में जरा सा छिप जाना चाहिए, ऊपर ही नहीं दिखाई देना, जिससे कि अच्छा जब पानी दें तो वो बीज बहे ना पानी के साथ। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे बारीकी से कोई नहीं बताएगा बीज को, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ छिड़काव कर देते हैं और पानी चला देते हैं और वो बीज बह जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ये नहीं करना है। बीज को छिड़कने के बाद उसको हल्का सा मिट्टी के अंदर हमको दबाना है, आधा सेंटीमीटर के करीब। तो किसी झाड़ से मतलब उसको फेर दें अगर पूरे खेत में, उसको कई तो तरीके हैं। थोड़ा सा उसको पंजी आती है लोहे की, कांटेदार होती है, उसमें 7-8 कांटे हम लोग पतले तार के बनाते हैं, तो उसको चला देते हैं। या ये भी अवेलेबल नहीं है तो बबूल की एक डाली काट लो, अच्छा, और बबूल की डाली को पकड़ के डंठल की तरफ से खेत में क्यारी में एक बार इधर एक बार उधर घुमा दो, तो वो कांटेदार होती है, तो बीज को वो जरा सा आधा सेंटीमीटर अंदर मिट्टी के अंदर पहुंचा देता है। वो सबसे आसान और सबसे जल्दी वाला तरीका है, टाइम भी नहीं लगता और बहुत अच्छा काम भी करता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इतनी बारीकी से अश्वगंधा की खेती के बारे में शायद किसी ने अभी तक वीडियो में बताया होगा, जो सतीश जी बता रहे हैं। तो वीडियो को अभी छोड़िएगा नहीं, पूरा देखिएगा, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बारीकियां आने वाली हैं। तो अगला आपने बताया सतीश जी की जैसे हमने तुरंत बुआई कर दी, फिर पहला पानी लगा दिया, उसके बाद हमें दूसरा पानी 7 दिन बाद देना, दोबारा से देना होता है, और फिर तीसरा पानी 15 दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद, तब तक जर्मिनेशन हो जाता है। हाँ, जर्मिनेशन 2 पानी के बाद ही हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा पानी फिर 1 महीने बाद। हाँ, लगभग फिर तो 20 से 25 दिन के अंतराल पर, मतलब उस समय क्लाइमेट कैसा रहता है, धूप कितनी निकल रही है या मॉइस्चर, मतलब हमें मॉइस्चर चेक करते रहना है, अगर हमें जरूरत लगती है तो कंडीशन के हिसाब से देना है पानी। कोई उसकी एक लिखित तारीख नहीं होती है कि इतनी तारीख में देना है, हमको देखना भी पड़ता है कि हमारी मिट्टी कब पानी मांग रही है, पौधा कब पानी मांग रहा है, तो कंडीशन के हिसाब से हमको खुद थोड़ा सा ध्यान ये भी देना होता है। कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि 20 दिन में देना ही देना है, 20 दिन में भी दे सकते हैं, कभी कभी पौधा नहीं मांग रहा है, मिट्टी नहीं मांग रही तो 25 दिन में भी दे सकते हैं, वो तो देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे पानी हमने दे दिया तो अब कितने अवधि की या कितने महीने की, कितने दिन की फसल लगभग तैयार हो जाती है, कितने दिन में? अश्वगंधा का जो लाइफ सर्कल होता है वो 150 दिन से मोस्टली 160 दिन तक होता है। 150 से 160 दिन लगभग, बस इससे ज़्यादा नहीं है। 150 दिन पर भी हमारी क्रॉप जो है तैयार हो जाती है। कभी कभी क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे विपरीत होती हैं तो 10 दिन 5 दिन ज़्यादा भी लग जाते हैं। अच्छा अच्छा। और तो हम मान के चलते हैं 150 से 160 दिन के बीच हमारी हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो लगभग हार्वेस्टिंग के टाइम पौधा लगभग कितना तैयार हो जाता है, जिससे कि किसान समझ सके कि हाँ अब जो है ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, या कोई दूसरा तरीका जिससे हम ये पहचाने कि अब ये पेड़ जो है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, मतलब जड़ उखाड़ने के लिए तैयार है? पौधा की हाइट जो है वो तो 2 महीने में ही पूरी हो जाती है। अच्छा अच्छा। पौधे की हाइट मोस्टली 2 फुट से 2.5 फुट ही रहती है, उसकी ज़्यादा नहीं जाती। चाहे वो पौधा फिर 6 महीने का हो जाए, चाहे 1 साल का हो जाए, उसकी हाइट इससे ज़्यादा नहीं जाएगी।
लेकिन हार्वेस्टिंग के लिए पौधे से पहचान नहीं होती है, जड़ से पहचान होती है, क्योंकि हमें तो जड़ से ही काम है, पौधे से काम नहीं है। अच्छा। तो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है या नहीं है, इसकी पहचान तो पौधे को उखाड़ के उसकी जड़ को तोड़कर ही होती है। जड़ को हम पौधे से उखाड़ेंगे तो जड़ को हम तुरंत हाल की यार उसको तोड़ के देखते हैं। अगर जड़ एकदम कड़ाक से टूट रही है तो तैयार है, अगर जड़ टूट नहीं रही है, पिचक रही है, मुड़ रही है, तो उस समझ लो कि ये अभी और टाइम मांग रही है, अभी मतलब अच्छा कि मैच्योर नहीं जैसे है। जैसे मूली होती है तो मूली की तरह जब मूली को ऐसे तोड़ते हैं तो हाँ। कट से आवाज आती है, हाँ, वही और कंडीशन अगर होनी चाहिए। नरम मूली रहती है तो वो मुड़ जाती है, मुड़ टूटती जाती नहीं है, बस वही इसमें होता है कि अगर जड़ खड़ाक से टूट रही है तो ठीक है, अगर टूट नहीं रही है, पिचक रही है, मुड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कच्ची है, अभी इसको टाइम और चाहिए। ठीक है जी। तो हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, उसके बाद का क्या प्रोसीजर है? हार्वेस्टिंग के लिए इसमें न किसी कुदाल की, न किसी खुरपी की, न किसी ट्रैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम अपने खेत में से गाजर को उखाड़ते हैं, मूली को उखाड़ते हैं, उसी तरीके से पौधे को केवल जड़ से पकड़ के ज़मीन से खींचना है। ठीक है जी। हार्वेस्टिंग से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले खेत में हल्की सी सिंचाई करें, मिट्टी को थोड़ा नरम बना लें। उसके बाद हार्वेस्टिंग लेबर से मतलब पौधे को एक-एक पौधे को जड़ से उखाड़ा जाता है। उखाड़ने के बाद 1 घंटे के 2 घंटे के भीतर ही इसको पौधे को कटिंग कर लें। अच्छा। कटिंग 1 घंटे 2 घंटे के अंदर करना ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आज हमने हार्वेस्टिंग कर ली पूरी खेत को और उसके बाद हम कल कटिंग कराएंगे, परसों कटिंग कराएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, पौधा ये उखाड़ बहुत देंगे। जरूरी चीज है, प्लीज ध्यान दें, क्योंकि आपने अभी तक जो भी देखा होगा, लोगों ने बताया होगा कि आप उसको उखाड़ लें, उसके बाद कटिंग कर लें, तो इससे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने उखाड़ के रख ली, फिर हम 1-2 दिन बाद कट कर लेंगे, 2-2 लेकिन दिन बाद ऐसा लोग नहीं कटिंग करना है। करते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसका रीज़न ये होता है कि जो भी कोई भी कंद वाला हमारा पौधा होता है, तो जब उसका मिट्टी से संपर्क खत्म हो जाता है, मिट्टी से जैसे ही हमने उसको बाहर निकाला, तो उसकी जड़ के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी उसके अंदर रस है, जो उसके अंदर पोषक तत्व हैं, हाँ। वो पत्तियों का एक नेचर होता है। पत्तियां सारी चीज़ जड़ से खींचती हैं। हाँ, पत्तियों में जाने लगे। हाँ, तो वो पत्तियां जो नीचे उसके अंदर जो जो भी उसके रस है, उसका जो तत्व है, वो पत्तियों का काम है खींचने का, वो तो खींचेंगी। तो वो पत्तियां उसके रस को, जड़ के रस को ऊपर खींच लेती हैं। तो सतीश जी, तो फिर इसकी जो कटिंग होती है जड़ की, उसका कोई विशेष ध्यान रखना है, किस तरीके से कटिंग करनी है, कहाँ से कटिंग करनी है? हाँ हाँ, ये ध्यान रखना है। कटिंग का ये तरीका सबसे बढ़िया है कि जहाँ हमारा जड़ और तना मिलते हैं, ठीक है। जहाँ से जड़ खत्म होती है और पौधे का तना शुरू होता है, ठीक है। यानी जहाँ उसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ठीक। तो बस हमको उसी सेंटर पॉइंट से ही कट करना है। मान ठीक है। लीजिए हमारा यहाँ से, ये हमारी जड़ यहाँ से खत्म हुई और ठीक है। यहाँ से हमारा तना ये शुरू हो रहा है, तो जहाँ हमारी जड़ खत्म होती है, तना शुरू होता है, बस उसी पॉइंट से हमको कट करना है। मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे मूली के ऊपर से हम पत्ते ऐसे हाँ। हटाते हैं, जड़ तो का कोई भी भाग तने के अंदर नहीं जाना चाहिए और तने का कोई भी जरा भी टुकड़ा जड़ के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है। कटिंग ठीक। बिल्कुल ऐसी एक्यूरेट जगह से हमको कटिंग करना है। ठीक है। तो जड़ में मैंने देखा है कि उसमें 3 तरीके से जड़ का जो है बाद में लोग ग्रेडिंग भी करते हैं। जी, तो ग्रेडिंग क्या है, क्यों करनी चाहिए? ग्रेडिंग थोड़ा ये सा- है, ग्रेडिंग ये होता है कि जैसे हमारे खेत से माल जो निकलता है, तो माल तो सारा उसमें सब तरह का माल होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरे खेत में अलग अलग क्यारी में अलग अलग तरह का माल निकलेगा। खेत में मिक्स माल होता है, कोई पौधा ज़्यादा ग्रोथ करता है, कोई कम ग्रोथ करता है, तो जड़ कोई बड़ी, कोई छोटी, मोटी, पतली, सब तरह की निकलती है। तो सबसे पहले तो हमको कटिंग करना है, कटिंग करके माल को सुखाना है। ठीक है। अच्छा, 10-12 दिन में कटिंग माल करके। सूखता है। अच्छा, तो ये धूप में सुखाते हैं, धूप छाया में में? सुखाते हैं, फरवरी मार्च के महीने में हम धूप में सुखाते हैं। अगर मार्च से आगे आपकी हार्वेस्टिंग है तो फिर छाया में सुखाया जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर उस समय बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। अच्छा, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिए कि आप सिर्फ ये जानते हैं वीडियोस में कि जो है जड़ को निकालने के बाद हमें कटिंग करने के बाद उसे सुखा लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप धूप में सुखाते हैं और छाँव में सुखाते हैं, दोनों में फ़र्क है टेम्परेचर ज़्यादा होने का, कि क्या फ़र्क है, बताइए। कब हमें धूप में सुखाना है और कब हमें छाया में सुखाना है, ये चीज़ मायने रखती है जी। अगर हमारी हार्वेस्टिंग फरवरी की है, ठीक है। शुरू की फरवरी की है, मिड फरवरी की है या लास्ट फरवरी की है, तो हमको धूप में ही सुखाना है। ठीक है। ठीक है। और हमारी अगर हार्वेस्टिंग मार्च के महीने में जाके होती है, फर्स्ट वीक में, तब तक हम उसको धूप में सुखा सकते हैं। अगर हम मिड मार्च में पहुंच गए, यानी 15 मार्च के आसपास पहुंच गए, तो फिर हम उसको ओपन धूप में नहीं सुखाना है, फिर हमको उसको सेमी शेड में सुखाना है। ठीक है। ठीक है। जहाँ थोड़ी बहुत दूर के लिए हल्की फुल्की धूप आए और थोड़ी देर के लिए छाया है। ठीक है। तो सतीश जी, बीच में खर्चे का पार्ट थोड़ा रह गया जी। जो हमने 4 से 5 पानी दिया है, उसमें लगभग कितना खर्चा आ जाता है? मान लीजिए किसी किसान के पास नहर या वैसा कुछ सुविधा नहीं है और वो इंजन से पानी देता है, तो लमसम कितना खर्चा उसमें आ जाता है? इंजन से या समर से पानी का जहाँ तक मेरी नॉलेज है, 60 से 70 रुपए घंटे का रेट है आजकल। अच्छा। 60-70 रुपए घंटे में पानी मिलता है, हमारे यहाँ भी 60 रुपए में, 70 रुपए में मिल जाता है। तो और एक एकड़ में लगभग टोटल कितना, लगभग लमसम? एक एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे।
5 घंटे टोटल मतलब एक बार में एक बार में तो मतलब 20-25 घंटे हो गया जी। और अगर हम 30 घंटे भी लेकर चले तो 30 घंटे 60 रुपए के हिसाब से मतलब मोटा मोटा बहुत ज्यादा 2000 रुपए का 2000 रुपए का पानी शुरू से एंड तक A to Z। तो वो 13,000 वो हो गया। जो था पुराना 2000 हमारा और खर्चा ऐड हो गया है, 20,000 हो गया। अब मान लेते हैं 18,000 तो 20,000 हो गया। अब आती बात हार्वेस्टिंग में जो लेबर लगती है 1 एकड़ में, लगभग वो कितना खर्चा उसमें हार्वेस्टिंग में आ जाता है, सबसे आखिरी में सुखाने के माल रेडी करने तक। हार्वेस्टिंग में आप ऐसे मान के चलिए 1 एकड़ खेत में आपके 10 लेबर लग जाएंगे। ठीक है, 10 लेबर आपके पूरा 1 एकड़ खेत को उखाड़ के काट के बिल्कुल फ्री कर देंगे। ठीक है। अब मतलब वो आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ लेबर 250 रुपए ले रहा है या 300 रुपए ले रहा है या 400 रुपए ले रहा है, बस उसके हिसाब से आप 10 लेबर का खर्चा जोड़ सकते हैं। 10 लेबर से ज्यादा का काम नहीं है ये 10 लेबर में बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट निपट जाता है बड़े आराम। 10 लेबर कितने दिन? 1 दिन केवल, 1 दिन। ठीक है, केवल 1 दिन। तो ये हमारा और अतिरिक्त खर्चा हो गया। अब हम लगभग सारे खर्चे जोड़ चुके हैं, तो टोटल खर्चा जो बनता है 25,000 के आसपास। और भी ज्यादा हम इसको बढ़ा लें, अगर कोई नया किसान है पहली बार कर रहा है तो चीजें बहुत एक्सपीरियंस नहीं होती है, तो कुछ खर्चे ज्यादा भी हो जाते हैं। तो मैं ये चीज़ को अपने वीडियो में कई बार बोल चुका हूँ, क्योंकि अब एक एक चीज़ को अलग अलग इतने देर से नहीं बता सकते। मैं पूरा A to Z खर्चा बता देता हूँ कि सर जब हमसे सवाल करते हैं लोग कि 1 एकड़ में क्या खर्चा आता है, तो मैं उनको क्लियर कई बार बता चुका हूँ 25 से 30,000 रुपए। ठीक है, मतलब 30,000 मैक्सिमम 30,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं जाएगा। जब आप खूब उल्ला के खर्च करेंगे तब 30,000 लगेगा। तो आप देख रहे हैं खर्चा तो मुझे जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से बहुत ही कम खर्चा है। हाँ, कम ही है। और अब बात करते हैं मेन चीज जिसका बहुत सब लोगों को इंतजार रहता है, प्रोडक्शन कितना होता है 1 एकड़ से और किस रेट में बिकता है। 1 एकड़ से 5 क्विंटल से लेके 7 क्विंटल तक प्रोडक्शन इसका निकलता है। ये सूखी जड़। हाँ। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपका जो खेत है वो किस मतलब लेवल का है, मिट्टी कितनी उपजाऊ है, खेत कितना बढ़िया है, आपने मेहनत कितनी की है, आपके क्षेत्र की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, तो इन चीज़ों पर मैटर करता है। उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। जो बढ़िया से बढ़िया ज़मीन होती हैं, जहाँ अच्छा क्लाइमेट होता है, जहाँ मध्य प्रदेश में जैसे लाल मिट्टी काली मिट्टी है, और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनका वहाँ का क्लाइमेट अश्वगंधा के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, तो वहाँ पर 7 क्विंटल 7.5 क्विंटल का बीघा भी निकलता है। तो ठीक है, मतलब जैसे नया किसान अपने उत्तर प्रदेश में जो भी करेगा पहली बार करने में उसको लगभग एक आइडिया लग जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। वो ऐसी करने से ही ज्यादा चीजें क्लियर होती है। वो कहाँ करने से ही अनुभव होता है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने हिसाब से जब से कर रहा हूं तो मुझे 5 क्विंटल का एवरेज मान के चलिए एकड़ का। अच्छा, 5 क्विंटल आप एवरेज निकाल लेते हैं अपने यहाँ की फिरोजाबाद की कंडीशंस में। और जबकि मैं तो बहुत अच्छी तरह से काम करता हूँ, तो 5 क्विंटल का एकड़ आराम से निकलता है, बढ़िया से बढ़िया करेंगे तो। अब सतीश जी, सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमने लेद तो लिया और निकाल भी लिया, हार्वेस्टिंग कर ली, सबसे बड़ी समस्या है नए किसान के लिए कि इसको बेचा कहाँ जाए, कहाँ बिकती है ये। इसको बेचने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये कोई गेहूं बाजरा वाली फसल नहीं है, औषधि फसल है। और औषधि फसल के लिए जहाँ औषधियों की मार्केट होती है वहीं बिकती है ये। ना तो सब्जी मंडी में बिकेगी, ना गल्ला मंडी में बिकेगी, ना आपके गाँव में बिकेगी। जहाँ औषधियों की मार्केट है वहीं बिकती है। जैसे आपके कानपुर में मसाला मार्केट है। अच्छा। लखनऊ के अंदर शहादतगंज में जड़ी बूटियों की मार्केट है। शहादतगंज लखनऊ में, कानपुर में मसाला मार्केट है। हाँ, दिल्ली के अंदर खारी बावली में मार्केट है। ठीक है, दिल्ली में खारी बावली होगी। और इसके अलावा जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, यानी जो महानगर हैं, बड़े बड़े महानगर हैं, उनमें सब में जड़ी बूटियों की मार्केट होती हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वहीं पर ये बिकती है। जहाँ आपके काजू हैं, बादाम हैं, जो पंसारी की दुकान जिनको कहते हैं, बड़े बड़े पंसारी लोग होते हैं, वही इसकी मार्केट है। अच्छा, जैसे आप यहाँ जैसे फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में जब इसकी खेती करते हैं तो आप कहाँ मतलब प्रेफर करते हैं इसको बेचना? देखो, मैंने तो शुरुआत में देखो दिल्ली भी बेची थी। अच्छा। उसके अलावा में तो अब देखो नीमच भी मेरा माल जाता है, मैं नीमच ही बेच देता हूँ। नीमच एमपी में? हाँ, नीमच एमपी में सबसे बड़ी औषधि मंडी है। वो तो इंडिया की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है औषधियों की। उसके बराबर पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर कोई मंडी नहीं है। और पूरे विश्व में नीमच की मंडी से औषधियों की जो फसल है, उनका जो प्रोडक्ट है, वो पूरी विश्व में एक्सपोर्ट होते हैं। मतलब कि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप वहां बिना दिक्कत के बेझिझक ले जाकर बेच सकते हैं। कितना भी क्वांटिटी में माल हो, थोड़ा हो, चाहे 5 किलो हो, चाहे 5 ट्रक हो आपके पास, 5 किलो भी आपका बिक जाएगा, 5 ट्रक भर के होगा तब भी बिक जाएगा। वहां से कभी किसी का लौट के आता नहीं है। ठीक है, तो सतीश जी, हमने खर्चे के बारे में बात कर ली। अब हमारे पास माल आ चुका है और एस्टिमेटेड हमने 5 कुंटल के आसपास जो है सूखी जड़ का एक एस्टिमेट ले रहा हूं मैं सबसे कम। तो आज क्या रेट चल रहा है, उसके हिसाब से कितना जो है हमें पैसा मिल सकता है?
देखो रेट सर जी ऐसा है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये दो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। जी। कभी कभी क्या होता है कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। जब एक्सपोर्ट विदेशों को ज़्यादा होता है उसी समय हमको अश्वगंधा के बम्पर रेट मिलते हैं। ठीक है। और जब एक्सपोर्ट नहीं होता है, एक्सपोर्ट रुका हुआ होता है, देश का माल अंदर अंदर ही केवल सप्लाई होता है, तो उस समय रेटें थोड़ी नीचे रहती हैं। ठीक है, फिर भी हम एक एवरेज मतलब रेट लेकर चले एवरेज रेट तो आप ऐसे मान के चलिए 30,000 से लेके 45,000 रुपये तक मैंने बिकते देखी है और 45,000 में मैंने बेची भी है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपकी 45,000 बिकेगी, ये मैं फिर एक क्लियर कर देना चाहता जी, हूँ। ये तो समय की बात है, 45 भी बिकती है, 40 भी बिकती है, 30 भी बिकती है, 32 भी बिकती है। जिस समय आपका माल मार्केट में जाएगा उस समय की जो करंट में जो रेट होगी वो आपको मिलेगी, और आपकी फिर क्वांटिटी के क्वालिटी पे भी क्वालिटी डिपेंड करता है कि किस तरीके। तो हम अगर हम एक न्यूनतम भी 30,000 भी लेकर चले तो 5 कुंटल के हिसाब से हमने क्वांटिटी भी न्यूनतम ली है, रेट भी न्यूनतम लिया रेट है। भी न्यूनतम। तो इससे हमें एक थोड़ा सा न्यूनतम पता चल जाएगा। तो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास हमारी। हाँ, 1 एकड़ में अगर आपने सही ढंग से काम किया है, मेहनत से काम किया है, आपके खेत की मिट्टी अच्छी है, आपने लागत भी लगाई है, मेहनत भी की है और आपको प्रकृति ने भी आपका साथ दिया है, हाँ। प्राकृतिक कोई आपदा आपके साथ नहीं आई है, तो 1 एकड़ में 5 क्विंटल माल आप निकाल सकते हैं, जो कि लगभग 1.5 लाख रुपए का आपका हो जाएगा। और उसमें उसमें से आप से 25-30 हज़ार लागत भी 30,000 घटा दें रुपए तो लागत लाख लगा सवा दें। लाख रुपए तो आपको मिल रहे हैं। तो मीन्स 1 एकड़ से हाल फिलहाल हम 1 लाख सवा लाख के आसपास कुछ बचत कर सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ 25-30 हज़ार रुपये की ही लागत लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इससे बढ़िया कोई और फसल शायद होगी। जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं उन किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन किसानों से बार बार पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, देखो पारंपरिक खेती आप करते रहेंगे, जो आपके दादाजी ने किया, उसके बाद आपके पिताजी ने किया और वही आप करते रहेंगे। तो जो आपके दादाजी का जीवन कटा, जैसे आपके पिताजी का जीवन कटा, वैसे ही जीवन आपका भी कटना है। अगर आपको कुछ करना है और कुछ जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ नवाचार करना होगा, पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा, नई चीज़ों को तलाशना होगा, वक्त नई के साथ चीज़- बदलना वक्त पड़ेगा। के साथ चलना होगा। तो अब सतीश जी, अब जो है आपने और भी कई सारे बीज यहाँ पे रखे हुए हैं। जी कैमरामैन जरा लेके आना, देखें हम और भी कौन सी बीज हैं औषधि की। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स भी हैं, देखते हैं क्या है। ये बाकी कौन कौन से बीज हैं सतीश जी, पहले ये जरा बता दें। देखिए सर जी, ये तो मैं अभी आपको दिखा चुका, ये हाँ, ये अश्वगंधा का बीज अश्वगंधा हो है, गया। सिंपुष्टि का है। ठीक है। इसके अलावा ये है, देखो सतावर का बीज है। ठीक है। और ये सतावर में भी मैं आपको क्लियर कर दूं, सतावर में 2 प्रकार की सतावर होती है। एक होती है देसी सतावर, सफ़ेद वाली, व्हाइट सतावर, अच्छा। जो जंगली सतावर होती है, लेकिन वो वाली नहीं है। ये मेरे पास ये है पीली नेपाली सतावर। नेपाली। हाँ, नेपाली पीली बोलते हैं। हाइब्रिड है, ये पीली नेपाली सतावर का बीज है। ठीक है। ये हमारा सर्पगंधा का बीज है। ठीक है। जो हमारे सर्पगंधा के वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पर है, आपने शायद देखे भी होंगे। हाँ, देखें देखें, उसी का ये सर्पगंधा का बीज है। और ये है अकरकरा का बीज। ठीक है। तो ये 4 औषधि हाँ, जो है। ये अकरकरा का बीज एक फूल के रूप में होता है। देखिए, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाएं, इस तरह का ये एक फूल टाइप का होता है। उसको बुआई से पहले इसको हमको तोड़ के अलग अलग करना होता है। उसके अच्छा, बाद मतलब इसको तोड़ के अंदर बीज होता है या इसको ही तोड़? यही बीज है, लेकिन इसके अंदर जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं, जैसे गेंदा का फूल होता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल तो गेंदे बिल्कुल, के ये गेंदे के फूल जैसा है बिल्कुल। देखिए, ये देखो, मैं अभी आपके सामने कैमरे के सामने ही तोड़ के बिल्कुल ही। दिखाऊंगा। अब ये बुआई के लिए अब तैयार हुआ है। अच्छा, अच्छा। ये बोया जाएगा, यही बीज है। जो ये है, ये बीज का एक गुच्छा है, एक समूह है। हाँ, इसको जब हम रगड़ देंगे, तोड़ देंगे, तो ये इस रूप में आ जाएगा। अब ये बुआई के लिए रेडी जैसे हो फूल जाएगा। की पत्तियां निकल हाँ, के आ जैसे जाती हैं गेंदा का वैसे। फूल होता है तो वो फूल है, वही बीज है। उसी तरीके से ये एक फूल ही है पौधे का, ये पका हुआ फूल है। ये डॉक्यूमेंट्स क्या है? ये औषधि खेती के मेरे पास 10 मॉडल हैं। अच्छा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैं एक ट्रेनर भी हूँ, एक कंसल्टेंट हूँ जी। मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, कंसल्टेंसी देता हूँ। तो ट्रेनिंग का मतलब यही है, ट्रेनिंग में मैं क्या सिखाता हूँ और आपको कम से कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का तरीका सिखाता हूँ। तो वे कौन से तरीके हैं, क्या आपको करना चाहिए और क्या मैं आपको करवाऊँगा, जिससे आप 1 एकड़ में 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। मतलब कि आपके कहने का हो गया कि आप पूरे साल का कैसे हम क्या चक्र बना सकते हैं, कौन सी फसल कब कर सकते हैं, उस तरीके से आपने टोटल 10 मॉडल बना रखे हैं। 10 मॉडल बना रखे हैं। तो मैं अब 10 मॉडल में से आपको सारे मॉडल दिखाता हूं। देखिए, ये सबसे पहला मेरा मॉडल है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, कैमरे को थोड़ा नज़दीक ला के दिखाएं। सतावर प्लस सफ़ेद मूसली का मल्टी क्रॉप मॉडल। ठीक है। और इसमें मेड पर लगता है सफ़ेदा। सफ़ेदा का मतलब यूकेलिप्टस। ठीक है। ठीक। तो इस खेत के अंदर
हमारे खेत के अंदर सतावर और सफ़ेद मूसली हम एक ही टाइम में, जबकि दोनों फसलें अलग अलग हैं, अच्छा, एक ही खेत के अंदर, उसी खेत के अंदर सफ़ेद मूसली लगाएंगे और उसी खेत के अंदर सतावर भी लगवाएंगे। ठीक है, ठीक है, 6 महीने के बाद सफ़ेद मूसली हमारी निकल जाएगी, सतावर खेत के अंदर खड़ी रह जाएगी। ठीक है, एक ही लागत में, एक ही समय में, एक ही मेहनत में, और हमारी 2 फसलें तैयार होंगी। जब तक सतावर को हमने 6 महीने कोई अलग से काम नहीं करना है, ठीक है, काम हमने किया है केवल सफ़ेद मूसली पर। ठीक है, और ठीक है, सतावर की फसल 6 महीने की, 7 महीने की हमारी निःशुल्क बिना पैसे के तैयार हो गई। ठीक है, ये निकल जाएगी सफ़ेद मूसली, हमारी पूरी साल का खर्चा सतावर का प्लस मूसली का सबका ये निकाल देगी। और जो सतावर का प्रोडक्शन आएगा 10 से 12 लाख रुपए का, वो बिल्कुल हमारा सेफ रहेगा। अच्छा, उसमें से एक आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा, क्योंकि खर्चे सारे पूरे हमारी ये मूसली की फसल कर देगी। तो ये मतलब मैं जिस हिसाब से समझ पा रहा हूँ कि खेती के बारे में लोग इतना परेशान हैं, मतलब ये क्या इस पे सच पे यकीन किया जा सकता है कि ये इतना इससे इनकम किया जा सकता है? यकीन नहीं कर सकते तो मैं इसको ग्राउंड पे उतार के दिखाऊंगा। इसी कागज को जो आपके सामने कैमरे पे दिखाई दे रहा है, जी। इसी कागज को, ये एक नक्शा है। जैसे हम मकान के लिए इंजीनियर से पहले नक्शा बनवा के लाते ये हैं, आपने खेत का पूरा नक्शा बना रखा है? ये मेरे हाथ का सब कुछ बनाया जी, हुआ जी। है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने कहीं से कॉपी किया हुआ है। देखिए, ये कोई ने मशीन का प्रिंट है, ये सब देखो हाथ का काम है। मतलब जैसे जैसे आपने खेती की है उसको हाँ, बिल्कुल कागज पे उतार दिया कागज है, पे उतार के आपने अपने रखा हूं। खेत को कागज पे उतार रखा है। इस पर मेरा देखो साइन भी हर कागज पे हो रहा होगा, मेरे साइन हो रहे हैं। 10/7/2025 को मैंने ये मॉडल तैयार किया है। अच्छा, अच्छा, ये हमारा ये मॉडल है। दूसरा मॉडल हमारा आता है सतावर का, फुल फील्ड मॉडल है ये। अच्छा, इसके साथ विकल्प ये है कि सतावर के साथ अगर हम चाहें तो मिर्च, शिमला मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, धनिया की फसल भी इसी खेत के अंदर होगी। अच्छा, सतावर भी हमारी लगेगी। और इतनी जो विकल्प हैं हमारे, इनमें से कोई भी फसल आप सतावर के साथ में पहले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने की ले सकते हैं। यानी जो भी हम खेत के अंदर लागत लगाएंगे, वो लागत हम एक छोटी अवधि वाली 2 महीने, 3 महीने वाली फसल से ही निकाल मतलब लेंगे। सतावर को जो हम बेड पे लगाते हैं तो जो जगह हाँ, बच जाती है हाँ, वहां बीच पे में हम। सतावर का प्लांटेशन 18 इंच पर होता है। अच्छा, और 18 इंच के बीच बीच में हम इनको लगाएंगे। 2-2 पौधे ये लग जाते हैं। मतलब जब तक पौधा बड़ा नहीं होता तब तक हम उस मिट्टी को इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, सतावर का पौधा जब तक हमारा 2 फीट का होगा तब तक ये फसल हमारी निकल जाएंगी, अपना प्रोडक्शन ये दे चुकी होंगी। तो इस तरीके से आपने पूरे 10 मॉडल बना रखे हाँ, हैं। ये दूसरा मॉडल आ गया। ये अच्छा। मॉडल मैंने तैयार किया है 20/7/2025 को। मेरे अच्छा। साइन होंगे हर मॉडल पर, मेरा नंबर होगा। ऐसा नहीं है कोई मेरा मॉडल कॉपी नहीं कर सकता। अगर फोटो भी सतीश जी ले का जाएगा। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये दिया देखिए, है। मेरा तीसरा मॉडल है सर्पगंधा का, फुल फील्ड मॉडल है। इसमें हम पूरे खेत के अंदर सर्पगंधा एक तरफ से लगाएंगे। 1 एकड़ में 25,000 पौधा लगता है सर्पगंधा का। अच्छा, तो उसका ये पूरा मेथड लिखा हुआ है। हर मॉडल के नीचे उसका लगाने का पूरा तरीका, कितने पौधे लगेंगे, कितनी दूरी पर लगेंगे, किस तरीके से लगेंगे, बेड का साइज क्या होगा, नाली का साइज क्या होगा, पूरी डिटेल सबके नीचे लिख के तो देता मतलब हूं। आपके पास एक पारंपरिक खेती करने वाले किसान को एकदम से एक बड़ी उपलब्धि दिलाने के हाँ। सारे सूत्र हैं ये। अब ये देखिए, ये तीसरा मॉडल है मेरे पास। चौथा मॉडल है सतावर सफेद मूसली प्लस सरसों का मल्टी क्रॉप मॉडल। अच्छा, जिस खेत में हम सफेद मूसली लगाएंगे, खेत तो हमारा गिर गया, ठीक अब है। सफेद मूसली के लिए ही हमको लागत लगानी है और अलग से कोई लागत नहीं लगाई। लेकिन उसी खेत के अंदर हम सरसों की फसल भी लेते हैं। ठीक है, और मैं लेता हूं, ऐसा नहीं है केवल कहता हूं, मैं लेता हूं, ले चुका हूं और लेके दिखा दूंगा। अगर ठीक है। कोई कहे कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसी के खेत में ये निकाल के दिखाऊंगा। तो सतीश जी, ये जितने भी आपने मॉडल बनाए हैं, जी, इसको अगर किसी को ढंग से समझना हो तो उसको क्या करना होगा? अगर उसको डीपली समझना है पूरे प्रॉपर तरीके से, तो उसका एक ही रास्ता है सर जी। उसकी एक ही रास्ता है, ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी। ठीक है। तो कंसल्टेंसी में आप कैसे मतलब किसी को कैसे समझाते हैं? मान लीजिए कोई यहाँ का नहीं है, कोई दूसरे प्रदेश का है या कोई दूसरे जिले का है, तो उसको आप कैसे ये सुविधा दिलाते हैं? कंसल्टेंसी का मतलब होता है कि प्रॉपर गाइडेंस, शुरू अच्छा। से लेके एंड तक। गाइडेंस आप मतलब फोन पे देते हैं, वीडियो फोन कॉल पर के भी थ्रू देते हैं, वीडियो कॉल पर भी दे सकते हैं, और आमने सामने व्यक्ति शुरू में 1-2 बार मेरे पास आते हैं जी। और उनको बैठ के शुरू में तो हम एक ट्रेनिंग के रूप में पूरा अटेंड कर देते हैं। उसके अलावा हम उनको गाइड करते रहते हैं समय समय पर। जब भी उनको जरूरत हो उनको कह देते हैं फोन कॉल से आप जो भी प्रॉब्लम है उनको पूछ लीजिए, हम उनको मतलब कि कोई बताते भी हैं। किसान जो नॉर्मल खेती कर रहा है या खेत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है, तो वो 1-2 मीटिंग में आपसे फोन पे हाँ। समझ के इन मॉडल को आसानी से समझ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ज्यादा उसको एक कठिनाई बार वाली आ बात जाए नहीं। मेरे पास, केवल एक बार आ जाए। एक बार आने के बाद मैं उनको मतलब जो बेसिक ट्रेनिंग है वो एक बार में दे देता हूँ। उसके बाद उनकी जो फसल है उसको बाद में खेत को तैयार करने से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक प्रॉपर गाइड करता हूँ। इसी का नाम कंसल्टेंसी है। तो सतीश जी, इस कंसल्टेंसी के लिए आप कुछ पैसे चार्ज करते हैं या ट्रेनिंग के लिए कोई पैसे चार्ज करते हैं या कैसे? अब देखिए सर जी, कोई भी व्यक्ति काम करता है तो जी। उसका मेहनताना तो
लेना कोई उचित अनुचित नहीं है, बनता है। हम अपना काम छोड़ेंगे, आपके हाँ, साथ हाँ। में 4 घंटे मेहनत करेंगे, नहीं, आपको बिल्कुल प्रॉपर सही इतना बात है। काम सिखाएंगे, बिल्कुल सही बात और है। जो चीज़ मैंने 20 वर्षों में मेहनत दिन रात करके हासिल की है और इतना बड़ा ज्ञान आपको देंगे, तो उसके लिए मैं अपना काम भी छोड़ता हूँ तो एक और कुछ आप बता मेहनताना तो सकते हैं बनता है। मतलब कि कितना वो लगभग, हाँ, जैसे हाँ, किसी मैं आदमी को। वन-डे ट्रेनिंग का 1000 रुपये फीस लेता हूँ। अच्छा, केवल 1 दिन की ट्रेनिंग होती है, 1000 रुपये फीस होती है, एक विषय के ऊपर। मतलब जो आप आदमी आपके पास हाँ, आके जो है वो ट्रेनिंग। हाँ, अगर जैसे मैं तो बहुत चीज़ों का काम जानता हूँ, लेकिन आदमी जो करने वाला है वो मोस्टली एक ही काम करेगा, पहले शुरुआत तो एक से ही मतलब वो करता है। अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से हाँ, कि हाँ, खेत कैसे हैं, मिट्टी कैसी है, उसकी कितने चॉइस खेत है। क्या है, वो अश्वगंधा करना चाहता है या सर्पगंधा करना चाहता है, शतावर करना चाहता है, जो भी फसल उसके मन में है, उसकी 1 दिन की ट्रेनिंग होती है, 1000 रुपये केवल नाम मात्र की फीस लेता हूँ मैं। उसके बाद उसको प्रॉपर इतना ट्रेन करके भेजूँगा कि सामने वाले को कोई भी दिक्कत आगे नहीं आने वाली है, और आती भी है तो कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ। आपको जहाँ भी कोई अड़चन आए, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए, मुझे बेझिझक कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं कभी मना नहीं करता किसी को। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, आज हमने अश्वगंधा के बारे में बातचीत की, और मुझे सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ लगी वो लगे ये मॉडल, कि आप मतलब अब उस खेती को इतनी बेहतरीन तरीके से करने के लिए आपके पास एक बहुत ही उन्नति प्रगतिशील किसान सतीश जी हैं, जो आपको समझाने के लिए अब भी देखिए, तैयार हैं। ये सर जी देखो, मैं अपनी गाइडलाइन तैयार करता हूँ। जी। ये गाइडलाइन सब मेरे हाथ की लिखी हुई रहती हैं। जी। हर फसल के ऊपर मेरी प्रॉपर गाइडलाइन होती है। ये देखो सफ़ेद मूसली की अच्छा, ये जैसे जैसे कि ये गाइडलाइन। सफ़ेद मूसली की गाइडलाइन सब कुछ दिया हुआ है इसमें, हाँ, कि इसके कौन अंदर कौन चीज़ों की देख करनी है, कैसे हाँ, खेत तैयार करना है, कौन से फर्टिलाइजर यूज़ करने हैं, कब यूज़ करने हैं, कब पानी देना है, सब कुछ इसमें ऑलमोस्ट दिया हुआ है। और ये देखिए, हर चीज़ की गाइडलाइन टोटल मेरे हाथ की लिखी हुई, मैं वो भी दिखाऊंगा, अपने हाथ का कागज भी। ये जी, सर ये जैसे अश्वगंधा की अश्वगंधा की गाइडलाइन है। ये देखिए, सर्पगंधा के लिए कैसे नर्सरी तैयार करते हैं, उसकी गाइडलाइन है। बहुत बढ़िया। ये अकर करा के बिजाई कैसे की जाती है, उसकी बहुत गाइडलाइन बढ़िया। है। और इन सब के अलावा आपको ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से ये उतार लिया है या कहीं से किसी। ये सब अपने एक्सपीरियंस से जो है, जो हाँ, आपने ये खेत पे इनके जो। सबके देखिए, यही मेरे हाथ का लिखा हुआ कागज है। दिखा दो कैमरे पर जी, जरा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं बिल्कुल, इसको पेन से कोई लिखता प्रिंट हूँ। आउट नहीं है, पेन से लिखा मेरे हुआ, हाथ बिल्कुल का सब कुछ एक्सपीरियंस से। मेरे हाथ का डॉट्स का लिखा हुआ रहता है। इसको पहले मैं अपने हाथों से लिखता हूँ, उसके बाद इसको कंप्यूटर पर टाइप कराता हूँ, उसके बाद प्रिंट आउट निकलवाता हूँ, उसके बाद 100 500 इसकी कॉपी निकलवाता हूँ, हाँ। तब ये गाइडलाइन तैयार होती है। तो ठीक है, मतलब जैसे आप जिनको ट्रेनिंग देते हैं उनको व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हाँ, हैं बिल्कुल। सब मैं आराम मेरे से। पास सबका पीडीएफ भी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं पीडीएफ जानते हैं, हाँ। मैं उनको पीडीएफ भेज देता हूँ। जो लोग बिना पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको हार्ड कॉपी का कागज देता हूँ। कोरियर से बीज मंगाने वालों के कोरियर के पार्सल के अंदर, हर पार्सल के अंदर गाइडलाइन डल के जाती है। जो भी बीज वो मंगाएंगे, जिस बीज का भी उनका ऑर्डर होगा, उसके जैसे ये गाइडलाइन। पार्सल है, इस तरीके से आप पार्सल भेजते हैं। जी हाँ जी। तो ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये किसी का पार्सल है, जाने वाला ऐसे है। ही जो है ये जाने वाला है, प्रदेश में ही किसी दूसरे जिले में है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट वहाँ में जाने वाला है। और तो आप चाहें तो ऐसे कुरियर से भी मंगा सकते हैं। अगर आप बहुत दूर हैं, अगर आस-पास हैं, तो आप इनसे बात करके अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि 1000 रुपये जो है, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा जो है अमाउंट है। अगर आपको इतना सारा ज्ञान मिल रहा है, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं और सही बीज आपको मिल रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है इस खेती में कि आपको पहली बार अगर बीज गड़बड़ मिल गया तो फिर आपका मन ही हट जाएगा उस खेती से। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। बीज सही मिलना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैं भी यहाँ पे आया हूँ। और जैसे कि सतीश जी बताएंगे भी, अब 1 एकड़ के लिए मैं भी अश्वगंधा का बीज आज जो है लेकर जा रहा हूँ, और उसके बारे में जो भी डिटेल होगा आपको मिलता रहेगा। वीडियोस देखते रहा करिए, और आगे से सारी वीडियोस मिलेंगी। बाकी सतीश जी ने आज बहुत ही बहुमूल्य टाइम निकाला है। इनके पास इतने फ़ोन आते हैं कि अभी इन्होंने अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पे डाला हुआ है, क्योंकि मैं आया हूँ 10 मिनट में कम से कम 8 फ़ोन मेरे सामने आ चुके हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि आप कोई जेन्युइन सवाल हो तो ही इनको फ़ोन करके पूछें। हाँ, व्यर्थ में फ़ोन करके परेशान ना वैसे करें। हमने इस वीडियो में लगभग सारी चीज़ कवर कर ली है, और बाकी फसलें जब कभी खेत में हम पहुंचेंगे तो बाकी फसलों की भी वीडियोस करेंगे, आपको भरपूर ज्ञान मिलेगा। तो अब सतीश जी को अलविदा कहते हैं। आज हमने काफ़ी ज्ञान चीज़ वाली बातें कर ली हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सतीश जी का नंबर दे दिया है, आप इनसे बात कर सकते हैं, और कोशिश करें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, बेहतर ये रहेगा, व्हाट्सएप का ज़्यादा यूज करें। बार बार कॉल करके, व्यर्थ में कॉल करके परेशान ना करें, क्योंकि काफ़ी बिजी भी रहते हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं इनके पास। और तो सतीश जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी सर। ऐसे और वीडियोस हम आगे फ्यूचर में, जैसे कि अकरकरा या बाकी जो औषधि फसल हैं, उनकी भी करेंगे। और आप लोग वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर
आप चाहते हैं कि इस तरीके की और नॉलेज वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।